हाँ जी, हमने कल ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने g की वैल्यू फाइंड आउट की थी एंड द वैल्यू ऑफ g जो हमने कैलकुलेट की दैट वाज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू थी. दिस वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड नहीं करती ये वैल्यू. मतलब जो g की वैल्यू है, कैपिटल G की वैल्यू, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन कि ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, सॉफ्ट है, हार्ड है, किस मेटल का है, नॉन मेटल है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, कैसा भी मटेरियल का बना हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करते हैं. g की जो वैल्यू कैलकुलेटेड थी, g इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती और ना ही इस बात पे डिपेंड करती कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ये डिस्टेंस जो था m1 m2 ना तो इनके मास पर डिपेंड करती है, ना इनके साइज पर डिपेंड करती है, ना इसके बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और ना ही इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने टाइम के लिए फोर्स इसके ऊपर लग रहा है. g डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस, g इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है. दैट्स वाई g की जो वैल्यू है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, ना कम है किसी के लिए, ना ज़्यादा है. चाहे मून एंड अर्थ की बात आ जाए तो भी g की वैल्यू यही रहेगी. मून एंड हम इस रिमोट की बात कर लें तो भी g की वैल्यू सेम रहेगी. वेरी स्मॉल पार्टिकल की हम बात करें तो भी g की वैल्यू सेम रहेगी. g की वैल्यू चेंज नहीं होती है. दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल कि वो किस चीज़ का बना हुआ है एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन कि उसके बीच में डिस्टेंस कितना है. इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है. g की वैल्यू दैट इज सेम फॉर ऑल. कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो, छोटा हो, सॉलिड हो या कोई अनदर टाइप का लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, g की वैल्यू इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है. एंड वन मोर थिंग कि इट इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल सब्सटेंसेस. सारे सब्सटेंसेस के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. जस्ट लाइक कि टू ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, हमने कल भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी बात पे वो था, m2, इनके बीच में ये डिस्टेंस r है, तो इनमें क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या खास करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किन पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बातें हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है. आप मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अर्थ पे अप्लाई होता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं ये फोर्स अप्लाई होता है, मतलब एप्लीकेबल है. चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, डजेंट मैटर, इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स. तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है. दैट इज़ इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स में.
इट ऑलवेज एक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये रहेगा, इसका सेंटर ये रहेगा, इन सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे लगता है? जो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग होता है। ये नहीं कि भाई टॉप पे है, बॉटम पे है, साइड में है, नहीं, कहाँ से? सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, तो सेंट्रल लाइन के से अप्लाई होता है। अनदर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, चाहे मास बड़ा हो चाहे छोटा हो, और ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है। जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाएगा, सेम सेकंड फोर्स भी उतना ही, सेकंड ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स फर्स्ट पे लगाएगा। मीन्स ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही था ना, उसको ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो सेम फोर्स से सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम यहाँ पे भी वही कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें भी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है और हर एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल लगता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? ये ओबे करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना उनके बीच में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जितना बॉडी का मास है उस मास पे डिपेंड करता है, मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास के तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर बॉडीज़ का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल बॉडीज दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस, छोटी बॉडीज में बहुत बहुत कम होता है, सो कैन नॉट बी फेल्ट, तो ज़्यादातर फील नहीं होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस तक इन्फ्लुएंस करता है, यानी दूर की चीज़ों पे भी अपना इफेक्ट डालता है। आप देखिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून पे भी जाता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे आता है, सन का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे है, सन का ग्रेविटेशनल पुल देखो कितने दूर प्लैनेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक ये एप्लीकेबल होता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आपने कल वाला पिछले वाला लेक्चर देखा होगा और उसमें डाउट है तो वो भी हम बाद में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इम्पोर्टेंसेज हैं, क्या क्या कहाँ पे ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंसेज का या सिग्निफिकेंसेज का मतलब होता है कि हमारी डेली लाइफ में उसकी कितनी कहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है, वो इम्पोर्टेंसेज या सिग्निफिकेंसेज होते हैं। तो आप देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर आते हैं एंड दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन देम। तो बहुत सारे फिनोमिना के ऊपर एप्लीकेबल है। जस्ट लाइक आपने टाइड्स जो आते हैं डेली, टाइड्स यू हैव परहैप्स सीन, अगर आप कोई ओशियन सी में गए हो तो टाइड्स को भी देखा होगा। तो टाइड्स आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड वाटर ऑफ ओशियन, कि मून और ओशियन के वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है टाइड्स आते हैं। दे टेक प्लेस टाइड्स ट्वाइस अ डे, इवनिंग एंड मॉर्निंग के अंदर आते हैं। एंड हाई टाइड में वाटर क्या करता है, वाटर का लेवल राइज कर जाता है और लो टाइड में वाटर का लेवल होल्ड डाउन हो जाता है।
दैट इज द एक्टिविटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। अगर ग्रेविटेशनल पुल हट जाए तो ये किसी और डायरेक्शन में या फिर सन से या किसी अदर प्लैनेट से या हेवनली ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड कर जाएंगे, उनसे टकराएंगे। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑल प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑल सैटेलाइट्स दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, जस्ट लाइक मून रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट अराउंड अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसके राउंड अबाउट रिवॉल्व करता है। एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखिए, हम अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है एंड मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? जबकि मून की जो फॉर्मेशन है बिल्कुल अर्थ की तरह से हुई, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे बना था, उसी तरह से फॉर्मेशन हुई, बट मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। रीज़न ग्रेविटेशनल पुल की बात है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल हाई है, इस करके इसके राउंड अबाउट गैसेज का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अर्थ जो है हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गैसेज को होल्ड करके रखते हैं। मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है और ड्यू टू लेस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून जो गैसेज हैं वो होल्ड नहीं हुई मून के ऊपर। जिस टाइम अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना, ठीक इसी तरह से गैसेज मून के ऊपर भी आई थी। उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो वो डिफरेंशिएशन अर्थ पे भी हुई थी, मून पे भी हुई थी, और उसी की वजह से यहाँ से गैसेस पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और लिबरेट हुए, बीच में से निकले। बट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दे कुड नॉट लीव द अर्थ, वो अर्थ को छोड़ के नहीं जा सके, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल हाई है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे स्टे अराउंड इट एंड फॉर्म एटमॉस्फेयर। तो इसके राउंड अबाउट रुके और एटमॉस्फेयर बना। इसी तरह से डिफरेंशिएशन मून पे भी हुई, उसमें भी गैसेस पार्टिकल्स बाहर निकले, बट मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ही कम है, और कम होने की वजह से वो उन गैसेस को होल्ड नहीं कर पाया और वो क्या हो गए, एस्केप आउट हो गए, धीरे धीरे निकल गए। तो वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आप देखिए दूसरे जो प्लेनेट है, थोड़ा जल्दी आए तो, जितने भी प्लेनेट हैं उन प्लैनेट्स पे जिस पे भी इस तरह से, मतलब डिफ्रेंशिएशन का मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि वो बनने के बाद मेल्ट हो गए थे, पिघल गए थे, और फिर उसमें से गैसेज बाहर निकली। तो जिस पे भी डिफ्रेंशिएशन हुई उसी के राउंड अबाउट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। मार्स पे भी है, आपको पता है, वीनस पे भी है, बट डिफरेंट टाइप की गैसेज है, वो अलग बात है। तो वो एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वहाँ पर है, बिकॉज जैसे ही वो गैसेज निकली ग्रेविटेशनल पुल उनको होल्ड करके रखता है, तो दैट्स वाई एस्केप नहीं हुई। मून के ऊपर भी ऐसा ही हुआ, बट मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कम है, और स्लोली वो सारी गैसेज क्या हो गई, एस्केप आउट हो गई। रेनफॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखिए अर्थ के ऊपर फॉल करता है, क्यों फॉल करता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही रेनफॉल होती है, अदरवाइज रेनफॉल नहीं होती अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रेनफॉल होती है। तो मेन क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हुई कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन के राउंड अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के राउंड अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं,
ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ. ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वी आर स्टेइंग ऑन अर्थ, अदरवाइज एस्केप आउट भी हो सकते थे किसी भी वजह से. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आते हैं. मून का ग्रेविटेशनल पुल है, सन का ग्रेविटेशनल पुल है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से टाइड्स आते हैं. ये आपने रीड भी कर रखा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही क्या है, यहाँ पे रेनफॉल होती है. तो दीज आर द वेरियस इम्पोर्टेंसेज ऑफ और सिग्निफिकेंसेज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके बाद हम एक बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स की. देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा किसी सेंटर के राउंड अबाउट, यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो उसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है ऑलवेज, और वही फोर्स इसको इस सर्कुलर पाथ में होल्ड करके रखता है. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. What is centripetal force? The force which always acts on a body moving in circular path. कि वो फोर्स जो किस बॉडी पे एक्ट करता है? जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है. एंड इट ऑलवेज किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है. दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आप क्या कहेंगे? इट इज द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ. सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. एक जो आपके सिलेबस में नहीं, बात उसकी भी हम करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये फोर्स इसका अपोजिट होता है. दिस इज द फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, बट इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से अवे होते हैं. एंड वेयर बोथ ऑफ द फोर्सेस, जहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं. द बॉडी मूव देयर ओनली. वहीं पर बॉडी मूव करती है. कि जहां पर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, वहीं पे बॉडी मूव करेगी. अब आप देखिए, बैलेंसिंग का आपको अभी समझ में आ जाएगा. आप इसको देखिए, आप बॉडी कहाँ मूव कर रहे हैं? नीचे है, थोड़ा सा लेवल में नहीं है ना. इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं. थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर दो, सेंट्रीपिटल इंक्रीज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी थोड़ी सी क्या आ गई? ऊपर आ गई. तो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं. और अगर आप इसको इलास्टिक, ये थ्रेड इलास्टिक हो, तो जैसे फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो बॉडी क्या जाएगी? आउटसाइड मूव करेगी. इलास्टिक जो है वो क्या हो जाएगा? उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो वो आउटसाइड मूव कर जाएगा. आउटसाइड मूव क्यों कर जाएगा? बिकॉज दोनों फोर्सेस जहाँ पे बैलेंस करेंगे वहीं पर वो रोटेट करेगा. सम टाइम ये थ्रेड ऐसे घुमाते घुमाते टूट भी जाता है. क्यों ब्रेकअप हो जाता है? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दोनों आपस में बैलेंस नहीं होते हैं. बैलेंस ना होने की वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या हो जाता है? कई बार इंक्रीज हो जाता है और थ्रेड एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो ये ब्रेकअप टूट जाएगा. तो जहाँ पर बैलेंस होंगे दोनों फोर्सेस,
वहीं पर ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी इससे आगे वाला जो टॉपिक आएगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होती हैं? 2-3 मेथड है। देखिए, हम एक तो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिलीज्ड, एक दूसरा, दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस में हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया अपनी तरफ से, ओनली ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था। सेकंड केस में ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगा ही लगेगा, बट हमने अपनी तरफ से भी क्या अप्लाई किया था? फोर्स अप्लाई किया था। जब हम अपनी तरफ से भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी फ्रीली फॉलिंग नहीं होती है, उसको फ्री फॉल नहीं बोलते। फ्री फॉल का मतलब ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से फॉल कर रहा है और उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सिंस द बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोई बॉडी फॉल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए और कोई एक ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब एक्सेप्ट ग्रेविटी, और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, देन इट इज नॉन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इज इट क्लियर? हाँ जी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर जो है, जब भी बॉडी फॉल करती है वो सेम स्पीड से फॉल नहीं करती। एज इट मूव टुवर्ड्स द अर्थ, इट्स स्पीड कीप ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, सेम से नहीं करता है। जब फ्रीली फॉल है, जब फॉल फ्रीली है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जैसे जैसे नीचे आ रही बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ध्यान से, कि आप देखिए, मैं निशान लगा देता हूं यहाँ पे, जस्ट लाइक आप यहाँ से और यहाँ के बीच ऑब्जेक्ट को देखेंगे और कुछ नहीं, और कहीं नहीं देखना आपने, सिर्फ उसकी स्पीड क्या ऑब्जर्व करना आपने, विद व्हाट स्पीड इट इज मूविंग। जितना भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैं यहाँ से फॉल करवा रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिएगा इसके बीच में, आपने ऑब्जर्व कर लिया। फिर अब आप इसी को, उस चीज़ को कीप इन योर माइंड, और आप यहाँ से इससे नीचे नीचे जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्या स्पीड में कोई चेंज आया या नहीं आया। वाज द स्पीड, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, सेम थी, इंक्रीज थी या डिक्रीज थी? इंक्रीज थी। सेम नहीं है, सेम होती तो फिर यहाँ पे 0 है तो फिर 0 ही रहनी चाहिए, तो वहीं बॉडी स्टॉप हो जानी चाहिए। नहीं, सेम नहीं है। एज इट मूव्स, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी कह देंगे ना हम, तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती रहती है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। तो वो एक्सेलरेशन कहां से आया? ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, and this acceleration due to gravity is denoted by small letter g. g से डिनोट होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? g से डिनोट करते हैं। क्लियर? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दोबारा बता देता हूं कि दैट बॉडी, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फॉल करता है,
उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तब हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर g। तो आप क्या लिखेंगे? द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन produced in freely falling object due to gravitational pull of earth is known as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। नेम से भी क्लियर है बेटा, देखो कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल ही तो बात है। आपको मीनिंग पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप क्या कहेंगे? जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हुआ वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही तो है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तभी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, रेस्ट में तब थोड़ी होता है। तो दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ क्या होता है? ग्रेविटी तो होता है। तो किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप एक्सेलरेशन को सिंपल अपने दिमाग में एक्सेलरेशन वर्ड को मत घुमाइए। आप सिंपली जब भी आपको ये कहा जाए कि एक्सेलरेशन, तो आप एक ही मीनिंग समझिए कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। बस यही बात समझनी है आपको, और कुछ नहीं समझना कि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसका मीनिंग ये समझना आपने। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन। सिंपल बात। मतलब आपने कोई और ऐसा कोई मीनिंग दिमाग में नहीं बैठाना कि पता नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ नहीं भाई। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, पहले तो सीधी सी बात है मूव करनी चाहिए। मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन है। अगर कोई बॉडी मूव भी कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मीनिंग ही सिंपली इतना सा है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? आपने और कुछ भी नहीं, सिंपल वर्ड में उसको समझिए आप। तो आप देखिए जब बॉडी फॉल कर रही है फ्रीली तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने देखा था कि ऊपर वेलोसिटी कम थी, नीचे आते आते वो फास्ट मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है?
चेंज हो रही है। लेट, अब वो बॉडी जो फॉल कर रही है, फ्रीली फॉलिंग, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसका मास m है और ये h हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा है। सो ये हाइट क्या है, h, यहाँ से ये फ्रीली फॉल कर रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u तो 0 रहेगी, यहाँ आते आते कुछ भी हो वेलोसिटी की कोई बात नहीं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट h हाइट लगाओ, r लगाओ, कुछ भी हमारी मर्जी, ठीक है ना। तो वो ये शायद इसमें पीछे आगे r लगेगी तो हम r की बात कर लेते हैं। टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस जो है किसका, r हो जाएगा, वो कोई बात नहीं कि ये किसी भी हाइट से ये फॉल कर रही है फ्रीली, तो फ्रीली फॉल कर रही है और ये डिस्टेंस r है और ये टुवर्ड्स अर्थ फॉल कर रही है। ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है। अर्थ का मास हम कैपिटल M लगा लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है r, ये अर्थ के सेंटर से है। और मैं क्लियर कर देता हूं कि सपोज ये तो है ऑब्जेक्ट, मास स्मॉल m, ये है अर्थ, मास कैपिटल M, इनके बीच यानी इनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सपोज करो r, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेते हैं, सेंटर के बीच में लेते हैं, तो डिस्टेंस इनके सेंटर के बीच में क्या है, r है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M। देन व्हाट इज, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हम स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल m लिया हम यहाँ पे। मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, r। so what is force of attraction according to Newton's law of gravitation, g is equal to ना F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g कैपिटल G, m1 का मतलब एक बॉडी का मास, m2 का मतलब दूसरी बॉडी का मास, अपॉन r स्क्वायर मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। यही है ना नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बताइए भाई। F इज इक्वल टू एम ए, है ना। ये भी F के इक्वल, ये भी F के इक्वल, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। इस m से m कैंसिल, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर देखिए, a इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। Here acceleration is produced by gravity and that is denoted by small g। ये भी एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थ प्रोड्यूस कर रही है। तो अर्थ वाले एक्सेलरेशन को हमने क्या, किससे डिनोट करते हैं हम, g से। तो a की बजाय क्या लिख दो, रिप्लेस a बाई जी, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। जो सिंपली अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, कार मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तब हम एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो डिनोट ही अलग कर रहे हैं तो जी से रिप्लेस कर दो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें g कांस्टेंट है, m अर्थ का मास है, r अर्थ का रेडियस। अगर बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो, या डिस्टेंस है जितना भी, अगर बॉडी दिस बॉडी फॉल ऑन, ये बॉडी अगर यहाँ आ जाए, दिस बॉडी फॉल करके यहाँ अर्थ पे आ गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो r को हम क्या कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं। मतलब जब बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तब कितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, तब ये है, तब के लिए है ये, ठीक है ना। जैसे आप इंक्रीज करोगे r इंक्रीज हो जाएगा, दूर जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दूर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को एक अर्थ से, तो g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि r इंक्रीज हो रहा है। और अर्थ के सरफेस पे है तो g की वैल्यू 9.8 कैलकुलेट कर रखी है हमने, वो कैलकुलेशन अभी हम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से है। अब आप देखिए हम नेक्स्ट उसमें हमारा क्या निकल गया, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये g और g का रिलेशन भी है, हम इसी को कर लेते हैं आगे। देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया है, वी कैलकुलेटेड g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये कैलकुलेट किया हमने। g की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। कैपिटल G की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ सॉरी 6 मीटर, मीटर में लेंगे ना, 10⁻³ किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेट ये चीज़। तो अब आप इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो g की वैल्यू आ जाएगी, g इज इक्वल टू 6.7 लगा देते हैं सिंपली, 10⁻⁻11 इट इज इक्वल इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। और इसका मीनिंग ये होता है कि 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। और कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होती हैं, 10⁻⁻ की तो आपको मैं सिखा देता हूँ, बाकी आपको आती हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, 67/10 इंटू 6, 10⁻⁻ को छोड़ दो एक बार, 64 इंटू 64 इंटू 10 इंटू 10 है ना। इसका 10 ऊपर चला गया, इस वाला ये 10 नीचे आ गया, एक 10 से आप एक 10 कैंसिल कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 10⁻⁻ ऊपर क्या है -11, ये क्या है +24 है ना। और ये नीचे 12 है, नीचे वाली 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -12। कितना हो गया। अब आप इनको तो खुद कैंसिल करना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो आपका बन गया 67 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 इंटू 10। कैसे, एक 10 ये आ गया ना, और ये देखिए 10⁻24 -23 कितना आ गया, 10⁻1 1 की बजाय ये हो जाएगी। अब आप इनको कैंसिल करेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो g अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये आपकी कैलकुलेशन है
ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे भी हमने इसको कर रखा है। और ये वैल्यू जो है आपको गिवन मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 लेना है, और ये 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये वैल्यू आपने इसके अंदर पुट करके खुद सोल्व करनी है। ये वही का वही, यूं का तू जो हमने कैलकुलेट किया था वही है। डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। एक तो आपसे पूछ सकते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। रिलेशन तो ये है कि G इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर, और हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज दिस? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ अर्थ आपका ये, बिकॉज इसमें हमने सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे। तो व्हाट इज डिफरेंस? तो डिफरेंस का सिंपल सा है, स्मॉल जी क्या चीज है? स्मॉल जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या है? यहां से आपको देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप कीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट ऑफ स्मॉल जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ कैपिटल जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी इज constant only on surface of earth, and it is different, it has different value on different planets, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्लैनेट्स पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है स्मॉल जी की, बट कैपिटल जी इज सेम थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। स्मॉल जी डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इन पे डिपेंड करती है। बट कैपिटल जी डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। तो किस उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैन बी 0 एट सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो दूसरे प्लेनेट के लेंगे किसी अदर प्लेनेट के लिए ले रहे हैं तो उस प्लेनेट के सरफेस पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब सॉरी, उस प्लेनेट के सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, बट वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज दैट नेवर बिकम 0, वो कभी भी 0 नहीं होती। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। क्या क्या? स्मॉल जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी की वैल्यू बताइए, फिर आप कैपिटल जी की वैल्यू बता देंगे, स्मॉल जी की यूनिट बताएंगे, कैपिटल जी की यूनिट बताएंगे। स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी नेवर चेंजेस। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बिकम 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, but value of capital G do not. Where small g depend upon the mass and distance between the objects, but capital G do not depend upon the mass, do not depend upon the radius, distance, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप सिंपली वर्ड में यूँ कह सकते हैं कि एज वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेज, but value of capital G do not change. Clear? कोई डाउट?